समाज की जटिल प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इन दृष्टिकोणों में व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सारे दृष्टिकोण इस वजह से उल्लेखनीय हैं क्योंकि जब सभ्यता का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था तो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समाज व्यवस्थित हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, समाज विकसित होता गया और उसे परिभाषित करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस भी होने लगी। तो सबसे पहले हम देखें कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण या इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है। समाज को उचित रूप से समझने के लिए सबसे पहले प्राचीन दृष्टिकोण या व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को प्रचारित किया गया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ग्रीक विद्वानों जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अकेले व्यक्ति के आधार पर ही समाज को समझा जा सकता है। इन विद्वानों ने मानव इतिहास को दो कालों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम युग को प्रकृति की अवस्था या स्टेज ऑफ नेचर का काल बताया गया है। द्वितीय को समझौते के बाद का युग जिसमें समाज और राज्य का जन्म हुआ। प्राकृतिक अवस्था वाले युग में हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करता था। ये समय जो है आदिम लोगों के लिए बहुत कठिनाई का समय था। उस समय में जंगलों के जानवरों से और प्रकृति के प्रकोप से इंसान को अपने आप को खुद ही निकालना पड़ता था। ये इतनी जटिल समय थी कि इस जटिल स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों को एक सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा समाज का निर्माण किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का एक सीमा तक लोप हो गया और उसे समाज का संरक्षण प्राप्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब जंगलों की प्राकृतिक दशा में मनुष्य बिना किसी संसाधन के रहते थे तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग एकत्रित होने लगे और संगठित होने लगे। तो ऐसी दशा में वो मनुष्य जो शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता था वो जानवरों का सामना करके अपने आप को बचा सकता था या अपने साथ रहे अक्षम लोगों को बचाने में वो सक्षम था। तो ऐसे करते करते उसके शारीरिक बल के आधार पर लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को उसको सौंपने लगे और उसके अधिकारों के अंतर्गत उसके अनुयायी के रूप में वो बनने लगे। और इस प्रकार से जंगलों में एक मानव समूह जो है वो एक समाज की तरह बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। ठीक है, वो एक सामाजिक समझौते को वहाँ पे लोगों ने स्वीकार किया और धीरे धीरे वहाँ पर समाज का निर्माण होता गया। क्योंकि जंगलों में जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति उतना सक्षम नहीं था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े ये लोग उतने सक्षम नहीं थे। इसलिए कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति का इन्होंने अपने नेता के रूप में स्वीकार किया और वहीं पर से समाज का निर्माण हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का लोप हो गया। उसके स्थान पर उसे समाज का संरक्षण प्राप्त हो गया।
इस प्रकार प्राकृतिक नियमों का स्थान मानव निर्मित कानून या सामाजिक नियमों ने ले लिया और प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को सामाजिक नियंत्रण एवं अधिकारों से घिरा पाया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार समाज एक कृत्रिम और बनावटी रचना है। समाज की रचना स्वयं मनुष्य ने की है, अर्थात समाज और मनुष्य दो पृथक वस्तुएं हैं और उनके बीच जो भी संबंध है वह केवल एक समझौते के आधार पर की गई व्यवस्था मात्र है। ठीक है, तो ये है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण समाज को समझने का। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज को समझने का बहुलवादी समूहवादी दृष्टिकोण कौन सा है, कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अनेक विद्वानों ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विपरीत समूहवादी दृष्टिकोण के आधार पर समाज को समझने का प्रयास किया है। इस दृष्टिकोण में समाज को एक सावयव की तरह माना गया है, एक ऑर्गेनिक की तरह माना गया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उनके अनुसार समाज जो है वो एक सावयव है या एक जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी की तरह है। स्पेंसर ने समाज को एक सावयव मानते हुए शरीर और समाज के बीच अनेक समानताओं का उल्लेख किया है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यों का विभाजन होते हुए भी वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार समाज के सदस्यों में श्रम विभाजन होते हुए भी वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। रचना की दृष्टि से शरीर और समाज काफ़ी कुछ मिलते हैं और समाज के अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों की। और भी स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति समाज के कारण ही व्यक्ति है, उसका समाज से पृथक कोई भी अस्तित्व न तो है और न ही हो सकता है। इस रूप में समाज की विवेचना समूहवादी परिप्रेक्ष्य में करना उचित है। हीगल और दुर्खिम ने भी समूहवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना को ही समाज माना है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया, हम जंगलों से निकल करके समूह में रहना शुरू कर दिए और समूह के बहुत से नियम, बहुत से तत्व का निर्माण होने लगा, तो जो कि समाज को एक मानव शरीर की तरह दिखाने लगा। शरीर के हर अंग अलग अलग होते हुए भी वो एक शरीर की रचना का निर्माण करते हैं और उनके दायित्व अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से समाज में भी सामूहिकता का विकास होने लगा और इस आधार पर हम समाज की जो व्याख्या करते हैं वो हमारा समूहवादी दृष्टिकोण कहलाता है। इसके बाद है तीसरा बहुलवादी दृष्टिकोण या प्लूरल पर्सपेक्टिव। इस दृष्टिकोण को अनेकतावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसे अनेकतावादी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि विभिन्न देशों में पाए जाने वाले समाजों में धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, जाति, रहन सहन आदि मामलों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यद्यपि भारत, यूरोप और अमेरिका आदि कुछ एक देशों में ये विभिन्नताएं काफ़ी पहले से ही देखने को मिलती है, लेकिन आज के समय की स्थिति बहुत ही भिन्न है। इसलिए अनेक विद्वान समाजशास्त्रियों जैसे जॉन रेक्स, सिल्स, लॉर्ड डेवलिन आदि विद्वानों ने समाज को समझाने के लिए बहुलवादी परिप्रेक्ष्य अपनाया है। इन विद्वानों का मत है कि चूँकि आधुनिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश समाजों में अनेकता
एक सामान्य सी बात है, अर्थात इन समाजों में अलग अलग जाति, प्रजाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, विभिन्न आर्थिक स्तर के लोग आदि एक साथ रहकर एक समाज का निर्माण करते हैं। इसी बहुलता या विभिन्नता के कारण ही इसे बहुलवादी समाज भी कहा जा सकता है। तो यही है हमारा बहुलवादी समाज। जितनी अनेकता है, जितनी बहुलता है, उन सब के आधार पर जब हम समाज की व्याख्या करते हैं तो ये बहुलवादी दृष्टिकोण कहलाता है। तो जब हम आदिम युग में थे तो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समाज का निर्माण हुआ, एक व्यक्ति के शक्ति के अंतर्गत समाज का निर्माण हुआ, इसलिए समाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से हमने परिभाषित किया। फिर धीरे धीरे जब समूह में रहने लगे, विभिन्न समूहों का निर्माण हुआ और विभिन्नताएं हमारे समाज में आने लगी, तो समाज को देखने का दृष्टिकोण समूहवादी दृष्टिकोण कहलाया। और इसी प्रकार सभ्यता के क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी पूरा विश्व जो है वो आधुनिक समाज के रूप में देखा जाता है, जहाँ अनेकता और विभिन्नता के बहुत से मिसाल हैं। तो इस आधार पर जब हम समाज की व्याख्या कर रहे होते हैं तो इसे ही हम बहुलवादी दृष्टिकोण या प्लूरल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो आज हमारा यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, पहला चैप्टर, जिसका टॉपिक था समाज से परिचय, जिसमें आपको समाज से परिचित कराया गया है। उस परिचय के अंतर्गत व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी दृष्टिकोण को हमने देखा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मिलेंगे, तो इसीलिए आपको ये सॉल्व करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।